ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की। उसमें हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिसोसिएटेड मोल्स, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। होमोजीनस गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप 1 जिसमें डेल्टा एनजी जीरो हो। होमोजीनस गैसियस रिएक्शन मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सभी का सेम होगा। उसमें भी हम पहले बात कर रहे हैं जिसका डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो पहले हम उसका केसी फाइंड आउट करते हैं। ये एक एचआई के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इसका मोल 1, इसका मोल 1 और इसका मोल 2 है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो मोल्स हैं उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करके आ चुके हैं बच्चों। मान लेते हैं इसके इनिशियल मोल ए है, इसके इनिशियल मोल बी है और प्रोडक्ट जीरो है। इसमें से x मोल डिसोशिएट होगा, इसमें से x, तो ये कितना बनेगा 2x। अब मुझे अगर केसी निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो H2 का एक्टिव मास इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम, I2 का मोल्स अपॉन वॉल्यूम और HI का एक्टिव मास HI के मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल इजी, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब केसी निकालना है तो केसी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, ये आया। मान लेते हैं लेट इफ ए और बी की वैल्यू 1 है, तो यहां हम ए और बी की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब लेट की जो x है डिसोशिएटेड मोल है वो बहुत छोटा है, उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। लेट इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो जब मैंने बताया था कोई वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके ऐड या सब्ट्रैक्शन का इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो 1 माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास आएगा केसी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो बच्चों एक्चुअली ये हम वही है जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, यहां हमें कुछ भी रटना नहीं है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। हम सिर्फ एचआई के सिंथेसिस का केसी कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देख रहे हैं। फिर इसका क्या कंक्लूजन आएगा, एक्चुअली वो कंक्लूजन हमें समझना है। ये पूरा डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी ही थी, वो हम करना जानते हैं इजीली। तो यहां केसी इक्वल्स टू आया 4x स्क्वायर और यहां से हम प्रूव करेंगे कि डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो में केपी इक्वल्स टू केसी होता है। डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो में केपी इक्वल्स टू केसी होता है, वो भी हम यहां से प्रूफ करेंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल्स टू अंडर रूट केसी बाय 4। केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप यहां से अच्छे से देखो, क्या इस रिलेशन में आपको कहीं पर भी वॉल्यूम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब जो x है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड यहां पर नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली ये हमारा मेन कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन हमें एक्चुअली समझना था। तो यहां x वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आई बच्चों? अब हम केपी की बात करते हैं। तो केपी के लिए हमें सबसे पहले टोटल मोल्स निकालना होगा। हमने तीनों के मोल्स को टोटल कर दिया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। आयोडीन का पार्शियल प्रेशर, आयोडीन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। HI के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। अब केपी इक्वल्स टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स में पावर में कोएफिशिएंट। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया बच्चों यहां तक, इनटू यहां पर P और P इंटू P हो गया P स्क्वायर। ओके, अब वही बात बच्चों कि Kp हमारे पास ये रिलेशन आया, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो देखो बच्चों, क्या Kc का रिलेशन भी यही आया था? हाँ। तो जब डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो में हम केपी केसी फाइंड आउट करते हैं तो देख लो केपी इक्वल्स टू केसी आता है। तो हमें ये रटना नहीं है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला। हम न्यूमेरिकल्स करना जानते हैं इनका, हमें उसी तरह से बस वैल्यूज पुट करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें सिर्फ एक कंक्लूजन यहां पे समझना है। तो हमें प्रूफ हो गया कि डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो में केपी इक्वल्स टू केसी होता है। और एक और बात, अगर वही x को मैं 1 से छोटा मान लूं तो 1 माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली 1, x को मैं क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट। तो केपी इक्वल्स टू आ गया 4x स्क्वायर। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या इस पूरे रिलेशन में आपको कहीं प्रेशर नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब डिसोशिएटेड मोल्स प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब x वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो वाली रिएक्शंस जितनी भी होंगी, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझा है।
जितनी भी रिएक्शन में डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 होगा उन सब में डिसोशिएटेड मोल्स वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिएक्शन एज इट इज मेंटेन रहेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो ये कंक्लूजन्स ही हमें एक्चुअली समझने थे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इस रिएक्शन के लिए जिसके लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, PCl5 का डिसोसिएशन। यहां मोल्स 1 1 है तो कॉफिशिएंट 1। मान लेते हैं इसकी इनिशियल मोल 1A है, प्रोडक्ट 0 0 है, इसमें से A माइनस एक्स, ये x फॉर्म होगा, ये x फॉर्म होगा। अब हमें सबसे पहले Kc निकालना है, तो Kc के लिए वही एक्टिव मास मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो Kc निकालेंगे हमने वैल्यूज पुट कर दी, मेरे पास ये रिलेशन आया। मान लेते हैं A की वैल्यू 1 है सपोज, और x जो है बिकम्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों जब भी इनिशियल मोल्स 1 होते हैं तो डिसोशिएटेड मोल्स को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ये बात आप यहां पर अच्छे से इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि व्हेनेवर इनिशियल मोल्स आर 1 देन डिसोशिएटेड मोल्स नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली डिफाइंड फॉर 1 मोल डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम यहां एक ही जगह 1 पुट कर देते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, या अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये रिलेशन आया। यहां से मुझे साफ पता लग रहा है कि x वॉल्यूम के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही बात, ये कंक्लूजन हमारे काम का है बच्चों। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो x डिसोशिएटेड मोल इंक्रीज होंगे। इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा डिसोशिएट होगा, रिएक्टेंट ज्यादा डिसोशिएट होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। क्या बच्चों कि जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर x इंक्रीज होगा। x इंक्रीज होगा मतलब डिसोशिएशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहां से हमें ये पता लग जाएगा बच्चों। ओके, ऐसे अब हम इसका केपी निकालते हैं सेम। तो टोटल मोल्स निकाले हमने, सबको ऐड कर दिया, पार्शियल प्रेशर मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया। केपी के लिए हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी यहां पर। ए और बी को सपोज वही हम ए को 1 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी मान लेते हैं अगर हम, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास यहां से ये रिलेशन आया, तो x अंडर रूट पी के इनवर्स भी प्रोपोर्शनल हुआ। तो बच्चों यहां से एक बात समझ में आ गई ना, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होता है। और ये रिलेशन अभी जस्ट हमने यहां पे पढ़ा था बच्चों, देख लो आप, वॉल्यूम के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में ये कंक्लूजन हमारे सामने आया कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिसोशिएशन डिक्रीज होगा, तो डिसोशिएशन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। आया बच्चों समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पढ़ लिया, हमने डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, इन दोनों के लिए हमने कंक्लूजन्स की बात कर ली। अब इतना बड़ा डेरिवेशन तो हम एग्जाम में करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड में आपको समझा रहा हूं। यह है बच्चों शॉर्टकट हमारा, अल्फा, या फिर हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं। हमने बोला था कि अगर हम 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स को ही अल्फा कहते हैं, तो आप डिसोशिएटेड मोल्स बोलो या डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बोलो, बात एक ही है। तो ये शॉर्टकट है बच्चों, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना होगा। अगर डिसोशिएटेड मोल का वॉल्यूम और प्रेशर के साथ हमें रिलेशन देखना है तो हम डायरेक्ट इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो x और अल्फा प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। फिर मैं आपको अब इसका यूज सिखाऊंगा। और बच्चों हम जानते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर x वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
तो जो रिलेशन हम यहां फाइंड आउट करेंगे उसका जस्ट यहां इनवर्स करना है बस हमें। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और बच्चों हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल में भी हम यही सब बातें करेंगे। तो हमें इसके थ्रू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल को समझना भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अब। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप अच्छे से नोट करके लर्न कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमने इन दोनों के लिए जो पूरा डेरिवेशन करके, या जो हमने बोला था उसको डेरिवेशन नहीं बोलेंगे हम, या हम बोलेंगे जो हमने पूरा मेथड करके एक्स के लिए वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन निकाला था, अब उसी को हम शॉर्टकट के थ्रू कैसे समझते हैं। तो देखिए यहां डेल्टा एनजी क्या है बच्चों, 0 है। 2 - 1 + 1 2 दैट इज 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, डेल्टा एनजी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां तो डेल्टा एनजी 0 है, तो पावर क्या हो गया 0, तो प्रेशर पर भी क्या होगा बच्चों 0। तो हमने देखा था, तो हमें डायरेक्ट शॉर्टकट से पता लग गया ना, हमको पूरा वो मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इस रिलेशन के थ्रू कर सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम प्रेशर चेंज करेंगे तो यहां एक्स चेंज नहीं होगा। यहां बच्चों डेल्टा एनजी कितना है, 1 + 1 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एनजी 1 आया। अब मैं उस रिलेशन का यूज कर रहा हूं, वॉल्यूम डेल्टा एनजी कितना है मेरे पास 1, डेल्टा एनजी कितना है बच्चों मेरे पास यहां पर 1, मैंने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1, यानी आपको प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का टोटल सम करना है। तो 1 + 1 दैट इज 2। तो मेरे पास रिलेशन आ गया वॉल्यूम की पावर 1/2, मतलब मैं इसको अंडर रूट बोल सकता हूं। तो देखो हमने यही रिलेशन पूरा मेथड फॉलो करके किया था तो आया था, और यहां हमने डायरेक्ट इस शॉर्टकट का यूज किया तो हमें पता लग गया। तो पूरा मेथड फॉलो करने की एज सच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको जरूरत नहीं है। तो प्रेशर के डायरेक्टली है तो वॉल्यूम के क्या होगा बच्चों, सॉरी वॉल्यूम के डायरेक्टली है तो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां डेल्टा एनजी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 - 1 + 3 दैट इज 4 -2 आया। तो अब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेल्टा एनजी कितना है -2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा -2/2 दैट इज -1। तो मेरे पास ये हो गया -1, और -1 का मतलब हो गया 1/v। तो यानी x वॉल्यूम के इनवर्स है, तो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्ट हम इस शॉर्टकट का यूज करके बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर x इंक्रीज होगा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, इट मींस रिएक्टेंट ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका मतलब रिएक्शन कहां शिफ्ट होती जा रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट होती जा रही है ना। तो x और अल्फा अगर इंक्रीज होता है तो डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड फॉरवर्ड। इसका वाई से वर्सा हो जाएगा। अगर मैं x या अल्फा को कम कर दूं, डिसोसिएशन कम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, तो एंड वाई से वर्सा। समझ में आए बच्चों। तो ये हमारे पास अब काम आएगा, और यहीं से अब हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये शॉर्टकट अब हमें ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को समझाने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? ये कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पर कोई भी डिस्टरबेंस करते हो, मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम में कोई भी बाहर से चेंज करते हो, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम उस चेंज को नलीफाई कर देगा, मतलब बैलेंस कर देगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो जाए। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को वापस कम करना चाहेगा, जिससे कि बैलेंस हो जाए और इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो जाए। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे
तो इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से अपने आप को शिफ्ट करेगा कि वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो जाए, ताकि जो आपने चेंज किया है वो चेंज बैलेंस हो जाए और इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बात हम पढ़ चुके हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टेबल रहना चाहते हैं ना, तो इसलिए अगर आप बाहर से कोई भी चेंज करोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से शिफ्ट या एडजस्ट करेगा कि इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो जाए। तो दैट इज द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a system at equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, then the equilibrium is shifted in such a way as to nullify the effect of change. nullify मतलब उसको बैलेंस न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उसको बैलेंस कर देगा, टेम्परेचर चेंज करोगे इक्विलिब्रियम इस तरह से अपने आप को शिफ्ट करेगा कि जो आपने चेंज किया है वो बैलेंस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी कि आप जो भी बाहर से करोगे ना, उसका अपोजिट करेगा इक्विलिब्रियम। अगर आप कोई चीज कम करोगे तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ा देगा, अगर आप बाहर से कोई चीज बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उसको कम कर देगा, बस जस्ट अपोजिट करेगा, जिससे कि चेंज जो है वो बैलेंस हो जाए। ओके, तो बात करते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इन केमिकल इक्विलिब्रियम में। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन एन इक्विलिब्रियम, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिजल्ट इन शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। इसका अपोजिट, अगर आप प्रोडक्ट का कंपाउंड अमाउंट इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो चेंज को उसने क्या करा? बैलेंस कर दिया। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया ना, आपने लेफ्ट साइड को इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम कहां जा रहा है? राइट साइड में, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। अगर आप राइट साइड में कोई चीज इंक्रीज कर रहे हो तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ये एक रिएक्शन है, अगर मैं इसमें ए और बी को इंक्रीज कर दूं, तो अगर मैं ए और बी को इंक्रीज करूंगा तो मैंने लेफ्ट साइड में अमाउंट इंक्रीज किया ना, तो अब इक्विलिब्रियम उसको मेंटेन करना चाहता है, तो इसके अपोजिट कहां जाएगा? वो राइट साइड में, जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो इफ ए और बी इंक्रीजेस, reaction equilibrium shifts toward forward direction. That is ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब अगर आप यहां राइट साइड में किसी चीज को इंक्रीज करते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए उसका अपोजिट कहां जाना होगा? उसको लेफ्ट साइड में। तो इफ सी और डी इंक्रीजेस, रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। या फिर मैं अगर बोलूं कि सपोज मैं ए और बी को कम करता हूं, अब आप बताओ क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को कम कर रहा हूं तो अब मुझे बताओ, जब हम इसको कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए उसको और कहां जाना होगा? अपोजिट या और लेफ्ट? तो उसको और लेफ्ट जाना होगा, यानी रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड ही जाएगा। आप तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात समझो बच्चों, अगर आप ए और बी को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ए और बी को कम कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड, उल्टा हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी को कम कर रहे हो, अरे जब रिएक्टेंट ही कम हो जाएगा, जब रिएक्टेंट ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड तो नहीं जाएगा ना, फिर उल्टा बैकवर्ड ही जाता जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? ओके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में, चेंज इन प्रेशर। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। हम जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT होता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। जब आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो टेम्परेचर आपको क्या रखना होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम आपको क्या रखना होगा? कांस्टेंट। R ऑलरेडी क्या होता है? कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर R, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो जब आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो ये तीनों कांस्टेंट हैं, तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है।
अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर आपने बाहर से इक्विलिब्रियम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्या किया आपने, डिस्टर्ब कर दिया ना इक्विलिब्रियम को, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम इस चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इसका अपोजिट वर्क करेगा, यानी वो प्रेशर को वापस से कम करना चाहेगा। तो वो अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करेगा कि जो प्रेशर इंक्रीज किया है ना आपने, वो प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो उसके लिए रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा जहां प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम कहां होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, नाउ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब वहां जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां प्रेशर वापस से कम हो जाए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेशर कहां कम होगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? तो एक बात क्लियर हो गई कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। ये हमें याद रखना है अब कि प्रेशर बढ़ाने पर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल्स। तो इसका अपोजिट कर दो। एक बात हमको समझनी है, इसका अपोजिट हमें नहीं ध्यान रखना, वो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां मोल्स कम होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर आप कम करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां मोल्स ज्यादा होंगे। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ओके। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल्स बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए कहां जाना चाहेगा, जहां पर मेरे मोल्स वापस से कम हो जाएं। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करेगा जहां मोल्स कम होंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है, दैट इज द ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ओके, तो इसको अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है। अरे बच्चों, इसमें दोनों तरफ गैस के मोल सेम हैं। जब दोनों तरफ गैस के मोल्स ही सेम हैं, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहीं शिफ्ट नहीं होगा, सेम रहेगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर नो चेंज, क्योंकि यहां मोल्स दोनों साइड इक्वल हैं। हमने तो कहा था प्रेशर बढ़ने पर वहां जाएगा जहां गैस के मोल कब, हमें हमेशा गैस के मोल ही देखने हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हो इसका मतलब आप गैस की बात कर रहे हो। यहां बात करते हैं, यहां डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां मोल्स कम होंगे। ये बात ध्यान रख लो बस। अब बताओ मुझे, इसमें देखो, इसमें मोल्स किस साइड कम है, यहां 1 + 1 2 है और यहां 1 है, तो गैस के मोल्स कहां कम है, बैकवर्ड। तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड। और बच्चों, जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट हमको वापस एज इट इज मिलता जा रहा है, दैट मीन्स डिसोसिएशन कम हो रहा है, तो एक्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? इसमें बात करते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, जहां मोल्स कम होंगे, कॉन्सेप्ट वही है। अब इस रिएक्शन में मोल्स कहां कम है गैस के, यहां 2 है और यहां 4 है, यानी प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, दैट मीन्स डिसोसिएशन इंक्रीजेस, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है। आया बच्चों समझ में? क्लियर है? दैट इज द हमें यूज करना है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां पे पूछा जाता है। अब बच्चों, इसी बात को मैं उस शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूं। मैंने कहा था ना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल थोड़ा सा अगर हमको लगता है कि लैंग्वेज वाइज समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो इजी है, कोई ऐसा टफ नहीं है, बट हमारे पास एक ऑप्शन और है, एक ऑल्टरनेट मेथड है, शॉर्टकट है हमारे पास। हम उस शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं बच्चों, हम उस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम को भी समझते हैं, पहले एक बार हम उस शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। हमने डेल्टा एन जी = 0 के लिए रिलेशन पढ़ा था ना बच्चों, तो देखो वही बात हो गई कि आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करोगे तो एक्स चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। यहां बात करते हैं, ये रिलेशन हमने इसके लिए पढ़ा था, हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था।
अब आप यहां से इजीली देख सकते हो कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x डिक्रीज होगा। देख लो x डिक्रीज हो रहा है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी वही बोल रहा है जो हमने शॉर्टकट के थ्रू समझा था। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके थ्रू करो या इसके थ्रू करो, बात एक ही है। आपके पास दो मेथड हो गए। अब हमको यहां से साफ समझ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीजेस, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। तो बच्चों वैसे भी प्रेशर बढ़ाने पर अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होता है। तो जब भी क्वेश्चन वॉल्यूम का आ जाए तो आप प्रेशर के अकॉर्डिंग कर लो, वॉल्यूम को उसका रिवर्स कर दो, ठीक है। या वॉल्यूम का आ जाए, प्रेशर का पूछ ले तो आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर लो, प्रेशर का जस्ट अपोजिट कर दो। दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। इसमें बच्चों देखो, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x बढ़ रहा है, देख लो x बढ़ रहा है, साफ समझ आ रहा है हमको। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी कि रिएक्शन x डिक्रीजेस, तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। समझ आया बच्चों। तो ये है जो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली समझना है। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजीली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमको। अब हम बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों के लिए बात समझी थी। वही बात हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है जिसमें हीट रिलीज होती है विद प्रोडक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा या नहीं होगा, यह आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों टेम्परेचर जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगा। आप बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आपने सिस्टम को हीट अप कर दिया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही हीट बढ़ गई। अब आप मुझे बताओ ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस साइड आप चेंज करोगे उसके अपोजिट जाएगा इक्विलिब्रियम, ताकि चेंज नलीफाई हो जाए। अब हीट बढ़ गई है, इस तरफ राइट साइड में आपने किसी चीज को बढ़ा दिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को कहां जाना होगा, बैकवर्ड, ताकि जो हीट बढ़ी है वो वापस से कंज्यूम हो जाए। और वो कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड टू कंज्यूम हीट। समझ में आई बच्चों बात? ओके। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। वही बात आपसे पूछा गया कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट तो इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज हो गया। अब आप मुझे बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। आपने इस बार लेफ्ट साइड में हीट को इंक्रीज किया है ना, तो इक्विलिब्रियम उसको बैलेंस करने के लिए कहां जाएगा, फिर राइट साइड में, जिससे कि हीट वापस से लेस हो जाए। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड टू कंज्यूम हीट। बच्चों हम इस बात को वांट ऑफ इक्वेशन जो हमने पढ़ा था उससे भी बात कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि के इक्विलिब्रियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने का मतलब रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड जाती है। तो आपके पास टेम्परेचर के लिए भी दो मेथड हो गए, या तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लो या इसके अकॉर्डिंग कर लो, जो आपको इजी लगे। दो मेथड है हमारे पास, दो ऑप्शन हो गए। यहां पर एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने वांट ऑफ इक्वेशन के टाइम पे समझा था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, और के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होने का मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना। कहां जाना, फॉरवर्ड जाना, फॉरवर्ड जाना। तो बच्चों आपके पास दो मेथड हो गए, जो आपको इजी लगे उससे हमें क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ओके ओके बच्चों, बात करते हैं अब मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर हम बाहर से इनर्ट गैस मिलाएं तो सबसे पहले तो हमें ये इनर्ट गैस का मतलब समझना होगा। बच्चों यहाँ इनर्ट गैस का मतलब वो है जो हमारे पास पहले से कोई रिएक्शन हो रही है, अगर आप उसमें से बाहर से कोई गैस मिला रहे हो और वो गैस एग्जिस्टिंग रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करती है तो हम उसे इनर्ट गैस कहेंगे। तो टेम्परेचर तो बच्चों कांस्टेंट रहता ही है। आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो जनरली वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होती है।
तो टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है। तो एक्चुअली अब हमें समझना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। आप इस तरह से इनर्ट गैस को ऐड करोगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। इनर्ट गैस को हम इस तरह से ऐड करेंगे किसी भी रिएक्शन में कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम मेंटेन रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, जब आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो पहले से हमारे पास कंटेनर में गैस है, आपने बाहर से एक गैस और मिलाई, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के इंक्रीज हो गए ना बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन अ कंटेनर इंक्रीजेस। पहले से मेरे पास कंटेनर में गैस थी, आपने इनर्ट गैस और मिलाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। उससे क्या हुआ बच्चों, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इंक्रीज हो गया। ऑब्वियस ही बात है, पहले गैस थी, आपने गैस और मिला दी तो टोटल प्रेशर गैस का इंक्रीज हो गया क्योंकि मोल्स बढ़ गए। क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एन होता है, एन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है पी भी बढ़ेगा। यहां तक ठीक है। बट इंडिविजुअल मोल्स एंड इंडिविजुअल प्रेशर, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज आर अनचेंज्ड, सो डिसोसिएशन अनचेंज्ड। बच्चों, आपने जब इनर्ट गैस मिलाया ना, तो इनर्ट गैस हमारी एग्जिस्टिंग रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अब जब वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो जो हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनके इंडिविजुअल मोल्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उनका इंडिविजुअल मोल चेंज नहीं होगा तो उनका इंडिविजुअल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो जब इंडिविजुअल मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इस बात को देखो हम एक बार समझते हैं बच्चों कि सपोज ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है, ये रिएक्शन मेरे पास पहले से हो रही है। मैंने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी बाहर से, कोई भी इनर्ट गैस मान लेते हैं। इनर्ट गैस का मतलब यहां पर है जो इस रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करे। और कंटेनर को हमने किया हुआ है बच्चों क्लोज। ठीक है, अब एक्चुअली हमें क्या समझना है कि जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो पूरे कंटेनर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो टोटल प्रेशर भी बढ़ गया। बट मैंने क्या कहा कि ये गैस इन जो हमारे पास पहले से रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनके साथ ये इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए तो हम उसको इनर्ट गैस कह रहे हैं। तो इनके इंडिविजुअल मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको बच्चों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे केसी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सी के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डी के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और बी के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम इस रिलेशन के थ्रू भी समझते हैं। अब बच्चों वॉल्यूम तो क्या रखना है हमको, कांस्टेंट, क्योंकि कंटेनर जो है वो रिजिड है। कंटेनर को आप कंप्रेस और एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। आपने ऐसा कंटेनर लिया हुआ है, आपने रिजिड कंटेनर लिया हुआ है। रिजिड वेसल का मतलब होता है आपने क्लोज भी किया हुआ है, तो कंटेनर आप एक्सपेंड और कंप्रेस नहीं कर सकते, आपने ऐसा कंटेनर लिया हुआ है। तो वॉल्यूम तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट है। जब आप इनर्ट गैस मिला रहे हो तो इनर्ट गैस मिलाने से टोटल मोल्स तो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट, इंडिविजुअल मोल्स कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना, इसलिए हमारा केसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब केसी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे बच्चों केपी को समझें, अगर केपी मुझे लिखना है तो केपी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर और इनका पार्शियल प्रेशर। तो अब ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा बच्चों, जब इनके इंडिविजुअल मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब इंडिविजुअल मोल चेंज नहीं होंगे तो इंडिविजुअल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, इसलिए पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा तो केपी भी चेंज नहीं होगा। समझ आ गई बच्चों। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने से केसी केपी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, भले ही टोटल मोल्स या टोटल प्रेशर बढ़ जाए, उससे हमारे इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जैसा कि हमने कहा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है,
अब हम इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये कंटेनर है जिसमें PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है। ये अभी इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, ठीक है, स्टेबल है। इसका P टोटल अगर अभी हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। और ये जो पिस्टन है ना बच्चों, ये मूवेबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं लाइक हीलियम, लेड। और इनर्ट गैस हम जानते हैं इनसे रिएक्ट नहीं करेगी, तो इन गैसेस के इंडिविजुअल मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है बच्चों। तो इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन ऊपर हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है यहां तक। अब P टोटल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? P डैश PCl3 P डैश Cl2 प्लस P डैश PCl5 प्लस हीलियम का प्रेशर, दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। हमने ऊपर डैश क्यों लगाया? क्योंकि अब पार्शियल प्रेशर जो है ना बच्चों, इंडिविजुअल प्रेशर, वो चेंज हो जाएगा। यहां पर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ये जो टोटल प्रेशर है ना बच्चों, ये टोटल प्रेशर कांस्टेंट ही है। हम कांस्टेंट प्रेशर पर ही इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ? P टोटल कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा बच्चों, तो वॉल्यूम बढ़ने से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो है ना बच्चों, ये वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीज हो गया, जिससे कि P टोटल हमारा कांस्टेंट रहा। अब गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो रिएक्शन अब वहां जाएगी जहां जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो मेंटेन हो जाए, वापस से बैलेंस हो जाए। तो वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है हमें। अब रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोल्स ज्यादा होंगे, जिससे कि ये प्रेशर जो कम हुआ है ये वापस से मेंटेन हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन होने के लिए रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के मोल ज्यादा होंगे। तो नाउ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच प्रेशर इंक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। तो डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 में तो हम जानते हैं दोनों साइड मोल सेम होंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डेल्टा Ng अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि हम इस एग्जांपल में बात करें, तो इस एग्जांपल में अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो गैस के मोल्स किधर ज्यादा हैं? प्रोडक्ट साइड में ज्यादा हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कम होने से अब रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां ज्यादा है? इसमें प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। समझ आ गई बच्चों बात? ओके। बात करते हैं कैटलिस्ट। ये तो हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम के टाइम को कम कर देगा। अब इक्विलिब्रियम पहले से जल्दी आएगा, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, द कैटलिस्ट ओनली डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बच्चों एक नोट, whenever any solid compound is added or removed at an equilibrium, then it will not affect an equilibrium. क्यों? क्योंकि हमने जाना था, पढ़ा था कि सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट मानते हैं हम, और सॉलिड का प्रेशर तो होता ही नहीं है। तो अगर आप किसी रिएक्शन में सॉलिड को ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखूं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड कंपाउंड है, ये डिसोशिएट होकर हमसे ये बनाएगा। अब आपसे बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को और ऐड कर रहा हूं बाहर से, तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? तो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज वो सॉलिड है। उसके इफेक्ट, उसके चेंज होने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो बोल देगा सी ए सॉलिड को आपने हटा दिया, तो क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना,
सॉलिड कंपाउंड के ऐड या रिमूवल से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये पूरा कंक्लूजन हो गया हमारा, जो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी वो, और हमने जो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है वो सारा यहाँ पर एक जगह आप देख सकते हो। प्रेशर बढ़ाने पर इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम बढ़ाने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ड्यू टू दिस रिलेशन, और ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग भी। प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ x कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ही बोल सकते हो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के मोल्स कम है। कहां है कम? बैकवर्ड। आ गया समझ? वॉल्यूम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, x इंक्रीजेज यानी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगा जहां गैस के मोल्स कम है। कहां है कम? राइट साइड। ठीक है, तो x इंक्रीज। इस रिलेशन से भी देख लो, प्रेशर बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा, यानी रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और वॉल्यूम बढ़ाने से इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी डिक्रीजेस। तो यहां पर हम पूरा एक तरह से अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें तो डेल्टा एनजी 0 है तो अनचेंज्ड कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम स्टडी कर चुके हैं कि इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी करेंगे, ऐड करेंगे तो रिएक्शन कोई सी भी हो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा। यहां समझते हैं बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के मोल्स ज्यादा हैं। बताओ यहां मोल्स कहां ज्यादा हैं? फॉरवर्ड में। तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगा तो x क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। तो दैट इज द लॉ। इस रिएक्शन में आप इनर्ट गैस मिला रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां गैस के मोल ज्यादा हैं। कहां है ज्यादा? बैकवर्ड, पीछे। तो इसका मतलब बैकवर्ड जा रहा है, और बैकवर्ड जाना मतलब x का कम हो जाना, तो x डिक्रीजेस। तो रिएक्शन कहां जाएगा बच्चों? बैकवर्ड। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे से हमको समझना है, इसमें सारी चीजें आ गई हैं बच्चों। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टेबल के बाद। ओके, क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड 4 times देन फाइंड चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था हम उसका यहां पे सीधा यूज कर सकते हैं, पूरा हमको एक्सप्रेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों डेल्टा एनजी निकालेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 -3, दैट इज -1 आ गया मेरे पास, डेल्टा एनजी आ गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम रिलेशन जानते हैं वाला कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डेल्टा एनजी -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 2 -1/2। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का अंडर रूट, ये इसका मतलब हुआ बच्चों। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमसे V2 क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 times हो गया है, तो जो V2 है ना बच्चों वो क्वेश्चन में गिवन है 4 times ऑफ इनिशियल, पुट कर दिया हमने, सॉल्व किया, अंडर रूट 4 दैट इज 2। ठीक है, तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास यहां से 2 अल्फा 2 सॉल्व करने पर, यहां तक ओके। तो अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1/2, यानी कि जो फाइनल बाद वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनिशियल का हाफ है, यानी हाफ टाइम्स। तो बहुत इजी है, अगर आप इस रिलेशन का यूज करके करते हैं तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों बहुत इजीली। तो आंसर हो गया मेरे पास थर्ड, दैट इज हाफ टाइम्स। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, आइस वाटर सिस्टम, मेल्टिंग ऑफ आइस, दोनों तरफ बच्चों फॉर्मूला जो है ना कंपाउंड का वो सेम है, केमिकल कंपाउंड सेम है, उसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, आप आइस को मेल्ट करोगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आइस मेल्ट होगा। और वाटर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो कम होता है, और आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, और वॉल्यूम कम तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि वाटर का वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा और डेंसिटी कम।
हमसे पूछा जाएगा कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, या हमसे पूछा जाएगा कि फेवरेबल कंडीशंस बताइए मेल्टिंग ऑफ आइस की। मेल्टिंग ऑफ आइस की फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी बच्चों? फेवरेबल कंडीशन जब भी पूछा जाए इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, मतलब फॉरवर्ड शिफ्टिंग की बात हो रही है। ये बात अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों कि जब भी आपसे फेवरेबल कंडीशन पूछा जाए तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बच्चों कि फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है बच्चों। तो अब आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, तो एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और वैसे भी हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीज होगा ना। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। और बच्चों ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। आइस एंड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और आइस भी है, और आइस ऊपर फ्लोट कर रहा है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसलिए वाटर नीचे है। तो हम ये बात इस फिगर से भी समझ सकते हैं। अब बच्चों प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? तो हम जानते हैं प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब डेंसिटी कहां ज्यादा है? आगे, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? आगे, फॉरवर्ड। अब बच्चों यहां पर हम वो नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां मोल्स का तो कोई है ही नहीं, यहां पे गैस तो है ही नहीं ना बच्चों हमारे पास। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैशियस स्पीशीज है नहीं, तो हम यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। इसलिए हमें इजीली देखना होगा कि प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीज होगा। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई बच्चों मेरे पास, फेवरेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग की मेरे पास फेवरेबल कंडीशन हो गई हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बच्चों रटना नहीं है हमको, ये हमको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, लेकिन हमसे इस तरह से पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों वाटर वेपर सिस्टम, दैट इज बॉइलिंग। कि अगर लिक्विड को आप हीट करते हो तो वो वेपराइजेशन शो करेगा, दैट इज वेपराइजेशन। इसको कहेंगे वेपराइजेशन। और गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंसेशन। अभी हम बात कर रहे हैं वेपराइजेशन की, तो ये भी एंडोथर्मिक है। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग इंक्रीज ही होगा ना, तो वेपराइजेशन बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो लिक्विड जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे लिक्विड वेपराइज होता जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। और अगर टेम्परेचर आप कम करोगे यानी कि कूलिंग करोगे, तो जो वेपर है वो कंडेंस होकर वापस नीचे आता जाएगा। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? रिएक्शन कहां जाएगी? जहां वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कहां कम है बच्चों? पीछे, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, फिर तो कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो इसलिए हमको अगर रिएक्शन को आगे ले जाना है तो हमें प्रेशर डिक्रीज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है। और बच्चों गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है क्योंकि लिक्विड के वॉल्यूम, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े कंप्रेस होते हैं देन गैस। तो गैस वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है, होता ही हमको दिख भी रहा है बच्चों इजीली। तो प्रेशर कम करने से रिएक्शन वहां जाएगी जहां वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब वहां जहां डेंसिटी कम है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? फेवरेबल कंडीशन फॉर वेपराइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे वेपराइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन पूछा जाए तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बच्चों क्लियर है? समझ आई बात? कंडेंसेशन के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा बस। नेक्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सपोज एक ग्लास वाटर है,
उस वाटर में अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिक्स करता हूं बच्चों, तो किसी भी गैस का लिक्विड में वाटर में मिक्सिंग एक्सोथर्मिक होता है बच्चों, क्योंकि वहां अट्रैक्शन बिहेवियर उन दोनों में होगा जिससे कि एनर्जी रिलीज होगी, तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्म होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है ऑलवेज। तो किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बहुत इजी है बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाती जा रही है, इसका मतलब हमें गैस वापस मिलती जा रही है, और गैस वापस मिल रही है इसका मतलब वो सॉल्वेंट में इजीली सॉल्यूबल नहीं हो रही है। तो टेम्परेचर इसलिए हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। अरे कूलिंग होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो कूलिंग होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो गैस इजीली लिक्विड में क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो क्या होगा, गैस एस्केप होती जाएगी, आप ऐसे भी समझ सकते हो। हीटिंग करोगे तो गैस बाहर निकलती जाएगी, और जब बाहर निकल गई तो सॉल्युबिलिटी कम। हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है इसलिए हमको टेम्परेचर कम करना होगा। प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। सही बात है बच्चों। एक वाटर है मेरे पास एक ग्लास में, उसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाता हूं, अगर मैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाता हूं तो गैस क्या होती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी और इजीली लिक्विड में मिक्स होती जाएगी। इट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती जा रही है, इट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आया बच्चों समझ? अब हम बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक रिएक्शन है, इफ रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर रही है, तो आपको बताना है इनमें से क्या गलत होगा। तो बच्चों फॉरवर्ड शिफ्टिंग में हम जानते हैं सी तो क्या होगा, बढ़ेगा। भैया आप रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, सही बात है। एक्स डिसोसिएशन बढ़ेगा। हम पढ़ के आए हैं इतनी देर से कि जब हम रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो डिसोशिएटेड मोल्स, डिसोसिएशन बढ़ता है, तो सी इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, सही बात है। अब बच्चों जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ रहा है ना, तो ए और बी का अमाउंट कम होता जा रहा है क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ए डिक्रीजेस। बिल्कुल गलत बच्चों, क्यों? क्योंकि ए यहां पर सॉलिड है, और मैंने कहा था ना सॉलिड कंपाउंड के चेंज से कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ए इज अनचेंज्ड क्योंकि वो सॉलिड है। तो आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग से सी इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड जाएगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट कम होंगे, सही है, लेकिन ए सॉलिड है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। देखो उसने बोल दिया ना कि अमोनिया इज अ प्रोडक्ट, तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस फेवरेबल होंगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हम डेल्टा एनजी निकालते हैं। डेल्टा एनजी इसका -2 आएगा, 2 - 4 दैट इज -2, तो डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो x प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि हम जानते हैं x प्रोपोर्शनल टू p की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है मेरे पास, -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना 2, तो ये मेरे पास आया -1, तो -1 क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। और वैसे भी एग्जांपल हम पहले समझ चुके हैं बच्चों, तो फॉरवर्ड जाएगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो हाई प्रेशर कंडीशन हो गई। और बच्चों ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हैबर प्रोसेस इसे कहते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड जाती है।
लेकिन हमें तो फॉरवर्ड ले जाना है, तो टेम्परेचर क्या करना होगा, कम। तो प्रेशर बढ़ाने पर x बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ये हमने पढ़ लिया। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, फोर्थ, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक रिएक्शन गिवन है, इफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हमें कंडीशन पहले से गिवन है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। तो बच्चों हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है, ठीक है। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, ये बात हम जानते हैं। तो हमें एक आंसर मिल गया कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। प्रेशर कम करने पर, लो प्रेशर बोला है, प्रेशर कम करने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के मोल्स ज्यादा होंगे। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हैं, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है प्रेशर कम करने पर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर हो गया बच्चों 4। क्लियर है, ओके ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड टू ग्रेफाइट आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच नेगेटिव में गिवन है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हमें फेवरेबल कंडीशन बतानी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। डायमंड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बतानी है टेम्परेचर और प्रेशर की। मींस हमें रिएक्शन को कहां ले जाना है, बैकवर्ड ले जाना है। अब बच्चों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, हम जानते हैं, और हमें रिएक्शन बैकवर्ड ही ले जानी है। तो एक कंडीशन तो हमें पता लग गई, हाई टेम्परेचर। प्रेशर की बात करते हैं बच्चों, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां वॉल्यूम कम होता है, मतलब वहां जहां डेंसिटी ज्यादा होती है। अब बच्चों हमें दोनों की डेंसिटी गिवन है, आप मुझे बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है और डेंसिटी ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगी, हाई प्रेशर फेवर्स इंक्रीज इन डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमने पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम में। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां वॉल्यूम कम होगा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यानी कि जहां डेंसिटी ज्यादा होगी तो सही है, डायमंड का फॉर्मेशन बढ़ेगा। और टेम्परेचर की बात हमने करी अभी, तो फेवरेबल कंडीशन हो गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपको एक रिएक्शन गिवन है, NaNO3 का डिसोसिएशन गिवन है NaNO2+O2 में। व्हाट विल हैपन व्हेन फॉलोइंग चेंजेस अकर एट इक्विलिब्रियम। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि NaNO3 जो होता है वो सॉलिड होता है, NaNO2 सॉलिड होता है और O2 गैस होती है, ये हमें याद रखना है बच्चों। अब प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है, टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ इस रिएक्शन में गैस के मोल्स कहां पर कम है, तो गैस के मोल्स पीछे, पीछे गैस है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। समझ आया बच्चों, क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों ये डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट इज डिसोसिएशन रिएक्शन। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिसोसिएशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, तो इट इज डिसोसिएशन रिएक्शन और ये एंडोथर्मिक है। डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड जाती है, तो इसलिए शिफ्ट कहां होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। पी ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये टोटल प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट द टोटल प्रेशर। ये जो पी था ये टोटल प्रेशर था जो हम बाहर से बढ़ा रहे थे, एक्सटर्नल, और ये है पी ऑफ ऑक्सीजन, इंडिविजुअल प्रेशर है ये गैस का, पार्शियल प्रेशर है। तो बच्चों जब आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके मोल्स बढ़ेंगे ना, तो O2 के मोल्स बढ़ जाएंगे।
और जब O2 के मोल्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अमाउंट बढ़ाते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। तो O2 का आपने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया है, मतलब आपने उसका अमाउंट बढ़ा दिया, मोल बढ़ा दिए, तो जब आप O2 को इंक्रीज कर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई बच्चों। इट इज नॉट द टोटल प्रेशर। NaNO3 इज एडेड, NaNO2 इज रिमूव्ड। बच्चों ये दोनों सॉलिड हैं और हम पढ़ चुके हैं सॉलिड के ऐड या रिमूव करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो नो इफेक्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, बच्चों हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन वहां जाती है जहां गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं, टुवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब आप मुझे बताइए गैस के मोल्स कहां ज्यादा हैं, यहां गैस है नहीं, सिर्फ यहां पर है, तो इसका मतलब रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी बच्चों। आया समझ में बच्चों? तो इस क्वेश्चन में हमने पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल एक बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास टॉपिक आता है रिएक्शन कोशिएंट। क्या है रिएक्शन कोशिएंट, देखते हैं। सपोज एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों हमारे पास। इसके लिए अगर मुझे रिएक्शन कोशिएंट क्यों लिखना हो तो लिखा जाता है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बच्चों आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते हैं इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है बच्चों कि हम जो यहां एक्टिव मासेस लिखते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पर लिखते हैं, वैलिड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। और जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्टिव मासेस लिखते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर हम लिखते हैं। यानी अगर आप सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइन कर रहे हो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को तो दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उस इक्विलिब्रियम को छोड़कर उस इक्विलिब्रियम के पहले किसी भी स्टेज पर और उस इक्विलिब्रियम के बाद पर किसी भी स्टेज पर अगर आप एक्टिव मासेस को के रेशियो को डिफाइन करते हो तो उसे रिएक्शन कोशिएंट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बच्चों कि रिएक्शन में सपोज यहां पर इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पर सपोज इक्विलिब्रियम है, तो बच्चों यहां तो Q और K इक्विलिब्रियम एक्चुअली इक्वल होगा क्योंकि यहां पर अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम के बाद कहीं पर भी जाते हो टुवर्ड प्रोडक्ट, अगर आप इक्विलिब्रियम से टुवर्ड प्रोडक्ट की साइड जाते हो या आप इधर रिएक्टेंट साइड में रहते हो, तो बच्चों अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम पर डिफाइन करना हो तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प लेता हूं। लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद यहां पर किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम बिफोर इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम, अगर आप एक्टिव मासेस के रेशियो को डिफाइन करते हो तो वो रिएक्शन कोशिएंट से हम डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंस समझ आ गया बच्चों, क्लियर है? अब ये हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन कोशिएंट है बच्चों ये हमें हेल्प करेगा रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में। तो एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन कोशिएंट, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट Q इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम है तो हमने कहा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से कम है तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर Q कम है, अगर Q लेस है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। इक्विलिब्रियम से पहले की बात हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब हम इस साइड पर हैं, यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहती है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहती है और रिएक्शन अभी इस साइड पर है क्योंकि यहां रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। तो अगर अब हम इस साइड हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए किधर शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम वापस से आ जाए। तो जब Q कम है यानी K इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए टू अटेन इक्विलिब्रियम। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब K इक्विलिब्रियम ज्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट शो करती है। ऐसे अगर हम देखें कि Q अगर ज्यादा है, अब Q ज्यादा है बच्चों अगर,
इफ Q इज हाई, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर Q ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब हम किस साइड पर हैं? अब यहां पर हैं, हम प्रोडक्ट साइड में हैं, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी हम इस तरफ प्रेजेंट हैं, रिएक्शन अभी यहां पर है। अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, तभी वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। तो रिएक्शन को पीछे जाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम वापस से मेंटेन हो जाए। तो के इक्विलिब्रियम अगर कम है यानी Q अगर ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम मेंटेन है इक्विलिब्रियम पर तो Q इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल है। लेकिन अगर Q की वैल्यू कम है इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम के पहले हैं, रिएक्टेंट साइड में हैं, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर Q की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट साइड में हैं, यानी हम इक्विलिब्रियम के बाद पर हैं, तो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, जिससे कि इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो जाए। तो इस तरह से बच्चों हम इसको डिफाइन करते हैं। ये रिएक्शन हमें गिवन है, इसका केसी हमें गिवन है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। एट अ सर्टेन टाइम, किसी भी टाइम पर, मतलब एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया की क्या गिवन है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। आपको इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। देन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट दिस इंस्टेंट, इस टाइम पर आपको बताना है। तो हम सबसे पहले रिएक्शन कोशिएंट निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमें वैल्यूज गिवन है, हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है बच्चों, एट अ सर्टेन टाइम है। वो बोलता एट इक्विलिब्रियम, तब हम इसको इक्विलिब्रियम मानते। ठीक है, हमने यहां से Q निकाल लिया, केसी हमें गिवन है। तो आप मुझे बताइए Q की वैल्यू ज्यादा है और केसी की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमें बच्चों इससे डायरेक्शन पता लग जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। तो बच्चों एक रिएक्शन है ये, इसमें रिएक्टेंट के इनिशियल मोल 1, प्रोडक्ट के इनिशियल मोल 0, 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको शायद पहले ही बताई थी कि जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब रिएक्टेंट के 1 मोल लेते हैं तब अल्फा को डिफाइन किया जाता है। तो यहां जो n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, ये किसके मोल्स हैं बच्चों? प्रोडक्ट के। तो यहां n की वैल्यू अभी किसके लिए डिफाइन हो रही है? जब रिएक्टेंट के मोल्स मैंने कितने लिए हैं? 1 लिए हैं। ठीक है, अब अल्फा और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है बच्चों, ये हमको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे dt क्या है? इट इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, इट इज ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, एंड n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कब? जब रिएक्टेंट मैंने 1 मोल लिया है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब बच्चों हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि वेपर डेंसिटी Vd इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2 होता है। ठीक है, तो बच्चों जहां जहां वेपर डेंसिटी है वहां वहां मैं मोलर मास भी रख सकता हूं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो dt की जगह रख दिया mt, थ्योरेटिकल मोलर मास, do ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी की जगह पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो गया मोलर मास की फॉर्म में। ओके, अब मैंने क्या कहा, जो यहां n है वो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1 मोल रिएक्टेंट। जब आप रिएक्टेंट के 1 मोल ले रहे हो तब हम इस n को यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। बाकी बच्चे टर्म्स हमें ध्यान रखनी है कि dt को कैपिटल D भी लिख सकते हैं, इट इज प्रिंसिपल और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और नॉर्मल वेपर डेंसिटी ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, मतलब बिफोर डिसोसिएशन। ये बच्चों हमारे पास वेपर डेंसिटी है बिफोर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन से पहले उसकी वेपर डेंसिटी क्या थी, ये बच्चों वो वेपर डेंसिटी है।
DO और स्मॉल d क्या है? ऑब्जर्व्ड और प्रैक्टिकल वेपर डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर, या बोलो आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये बच्चों में फॉर्मूला लर्न करना है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी आपको गिवन है बच्चों 80, किसकी? PCl5 की। फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 into PCl3 and Cl2 observed vapor density is 80, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 208। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, ये हमारे पास रिएक्शन होगी इसकी डिसोसिएशन की, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब बच्चों सबसे पहले मुझे dt क्या है? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मतलब मुझे DO क्वेश्चन में गिवन है 80, तो पहले मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? dt। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, dt मुझे पता करना है। तो वेपर डेंसिटी के लिए हम जानते हैं मोलर मास बाय 2 होता है, ठीक है। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 208, तो मेरे पास dt आ गया बच्चों 104। n की वैल्यू क्या है? 1 + 1 टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बच्चों, तो मेरे पास n है 2। लेकिन ध्यान रखना यहां n कब लेना है? जब रिएक्टेंट 1 मोल हो। तो 1 मोल रिएक्टेंट है, सही बात है, तो n हो गया 2। अब मैं सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ गया 0.3, और अगर परसेंटेज में लाना हो तो मैं इसको बोल दूंगा 30%। तो आंसर हो गया बच्चों मेरे पास 0.3 या 30%। आया समझ? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस रिएक्शन में हमको कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड और बच्चों थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी का रेशियो गिवन है। फाइंड परसेंटेज ऑफ NO2 बाय वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। याद करो बच्चों, बाय वॉल्यूम का हमने क्वेश्चन पहले भी किया था कि मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट गैसियस रिएक्शन के लिए सेम होता है। तो अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो पहले मैं मोल परसेंटेज निकाल लेता हूं, वही वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो देखते हैं बच्चों, अब हमें वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा सबसे पहले ये वाला। अब मुझे कैपिटल D अपॉन स्मॉल d 1.5 गिवन है, तो कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू पुट करूंगा। यहां n की वैल्यू कितनी है? 2 है, और रिएक्टेंट 1 मोल है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 n की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैं कैपिटल dt को कैपिटल D लिख सकता हूं, हमने पढ़ा था। इसको स्मॉल d लिख सकते हैं, इसको स्मॉल d लिख सकते हैं। 2 - 1 हो गया 1। और बच्चों इस रिलेशन को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल हाँ, मैं इस रिलेशन को मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकता हूं। आप एलसीएम करके देखो, वापस आपको वही रिलेशन मिल जाएगा। अब ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.5, मैंने पुट कर दिया। अल्फा आ गया मेरे पास 0.5, अल्फा आ गया 0.5। अब ये रिएक्शन है, इसके इनिशियल मोल्स मैंने मान लिए 1, प्रोडक्ट 0, 1 - अल्फा 2 अल्फा। टोटल मोल्स मेरे पास आ गए 1 + अल्फा। मैं एक्चुअली निकालना क्या चाह रहा हूं बच्चों? वॉल्यूम परसेंटेज लाना है, तो उसके लिए पहले मैं मोल परसेंटेज लाऊंगा, और मोल परसेंटेज इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। इसलिए मैं एक्चुअली मोल्स निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। तो परसेंटेज मोल ऑफ NO2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। मोल्स ऑफ NO2 कितने थे? 2 अल्फा, देख लो आप यहां पर 2 अल्फा। टोटल मोल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 + अल्फा। अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.5, मेरे पास यहां से मोल परसेंट आ गया। और बच्चों गैसेस के लिए हम बात कर चुके हैं कि परसेंटेज मोल और परसेंटेज वॉल्यूम सेम होता है। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 66.67%। दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गिवन है 70%। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां n की वैल्यू एक बार आपको समझनी है। 3 + 1 दैट इज 4 आ रहा है, लेकिन बच्चों ये n की वैल्यू 4 मेरे पास कब है? जब रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, फॉर 2 मोल रिएक्टेंट। लेकिन हमने कहा था कि जो हम n लेते हैं बच्चों वो 1 मोल रिएक्टेंट के लिए लेते हैं।
तो ये आपको इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो 2 मोल रिएक्टेंट के लिए n की वैल्यू है 4, लेकिन हम इसे लेते हैं 1 मोल के लिए, तो बच्चों 1 मोल रिएक्टेंट के लिए कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। तो ये मेरे पास n की वैल्यू बच्चों इंपॉर्टेंटली हमें समझनी थी, तो इसलिए n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की है। अब 2 - 1 हो जाएगा 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और मैंने बताया था इस रिलेशन को हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, आप एलसीएम लिखकर देखो मैथमेटिकली आएगा। और बच्चों अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 70% मतलब 0.7, -1 को मैं इधर ले आऊंगा 1.7, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ गया 1.7, आंसर इज 1.7। तो मेन बच्चों इस क्वेश्चन में ये वाली बात थी, ठीक है।